फीएम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम ईएमआई के बारे में पढ़ेंगे। ईएमआई बेसिकली होता क्या है, ईएमआई कैसे निकालते हैं, ईएमआई का सूत्र क्या है आदि के बारे में हम आज जानेंगे। ईएमआई यानी इसका फुल फॉर्म है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी इसको हम हिंदी में कह सकते हैं समान मासिक किस्त। अब दोस्तों, कई बार हम बैंकों से लोन लेते हैं और बैंक से जो लोन लेते हैं तो लेते वक्त तो एक साथ पूरा रकम लेते हैं कई बार, मगर देते वक्त एक साथ पूरी रकम लौटाना मुमकिन नहीं होता। तो बैंक हमें क्या करती है, मोहलत देती है। तो मोहलत किस्तों में लौटाने की मोहलत देती है। तो हम हर एक किस्त में एक महीने के अंत में या साल के अंत में हम बैंक को जो एक राशि फिक्स रकम देते हैं उसे ईएमआई कहते हैं। और अक्सर हम वो साल के बाद में या मंथ के बाद में देते हैं। मान लो दोस्तों, हमने बैंक से लिया है 1,00,000 रुपये। 1,00,000 रुपये तो बैंक क्या करेगी, 5 साल में लौटाओ। 5 साल में लौटाने की बैंक ने मोहलत दी और हर एक साल में उन्होंने हमें फिक्स रकम देने को कहा। तो फिक्स रकम में क्या होता है, 1,00,000 रुपये 5 सालों में तो लौटाना ही है, मगर उसके ऊपर जो ब्याज लगता है वह भी लौटाना पड़ता है। तो दोस्तों, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट इसका हफ्ता क्या रहेगा, यानी हर एक हम यहाँ पे साल के अंत में कितना देना पड़ेगा, हर एक हफ्ता साल के अंत में देना पड़ रहा है, ऐसे मानकर इसका सूत्र देखते हैं। तो ईएमआई का हफ्ता, अगर हमने P रुपये का लोन लिया है दोस्तों, P रुपये का बैंक से लोन लिया है और उसका ब्याज का दर है R है और n सालों में हमें ये P रुपये चुकते करने हैं और उसके ऊपर का ब्याज चुकता करना है दोस्तों। और उसका ब्याज दर है R रुपये प्रतिशत प्रतिवर्ष है, यानी R प्रतिशत प्रतिवर्ष है, यानी हर 100 रुपये के पीछे 100 रुपये के पीछे हमें कितना रुपये देना पड़ेगा, R रुपये एक साल अंत में देना पड़ेगा ब्याज के तौर पर। तो P रुपये को कितना देना पड़ेगा दोस्तों, ब्याज के तौर पर P गुना R/100 100, तो इतना ब्याज देना पड़ेगा। तो दोस्तों, मान लो आपने 1 रुपया लिया है और 1 रुपया बैंक से लिया है और उसका ब्याज दर है R। तो 1 साल बाद में हमें 1 रुपया का ये ब्याज दर चुकता करने के लिए 1 रुपया की जो राशि ली है वह चुकती करने के लिए हमें 1 साल अंत में कितने रुपए देना पड़ेगा दोस्तों, तो 1 रुपया तो देना ही पड़ेगा और उसका ब्याज कितना आएगा, 1 गुना R/100। ब्याज दर R प्रतिशत प्रतिवर्ष है, यानी हर 100 रुपये के, अगर हमने यदि 100 रुपये लिए होते तो हर 100 रुपये के पीछे हमें कितना रुपये देना पड़ता ब्याज के तौर पर, R रुपये देना पड़ता एक साल के अंत में। अब 1 रुपये को कितना देना पड़ेगा,
तो R/100। तो इसका तिरछा गुणाकार करो, 1 गुना R/100 यानी R/100 हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, समानुपात होता है। तो ये जैसी 1/100 से एक ये है, एक क्या है, 100 से 1 कैसे मिलेगा, 100 को 1/100 से गुना करेंगे तो ये मिलेगा। तो R को भी हमें 1/100 को गुना करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल अमाउंट, इसमें दोस्तों ये जो दर होता है, ये दर किससे समानुपाती रहता है, तो प्रिंसिपल अमाउंट के समानुपाती रहता है। और समय के भी समानुपाती रहता है दोस्तों। 12 साल का 100 रुपये का ब्याज दर आ रहे, तो 1 महीने का कितना होगा, R/12। तो दोस्तों 1 रुपया चुकता करने के लिए बैंक से लिया 1 रुपया चुकता करने के लिए हमें 1 साल के अंत में कितना देना पड़ेगा, 1 रुपया तो देना ही पड़ेगा। और 1 रुपया पे जो ब्याज आता है, ब्याज वह कितना होता है, 1 गुना R/100 यानी हमें कितना देना पड़ेगा, 1 प्लस R/100। 2 रुपये होते तो कितना देना पड़ता दोस्तों, 2 रुपये यानी 1 प्लस 1, 1 अधिक 1, तो 1 प्लस 1। तो हर एक रुपये के पीछे हमें कितना देना पड़ रहा है, 1 साल के अंत में पूरा हमें चुकता करना रहा, तो हमें देना पड़ रहा है हर एक रुपये के पीछे 1 प्लस R/100। और इसके पीछे कितना देना पड़ेगा, वही देना पड़ेगा 1 प्लस R/100। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 प्लस R/100 और 1 प्लस R/100 यानी 2 गुना 1 प्लस R/100। यानी 1 रुपये को इतना देना पड़ रहा था, अब रकम 2 हो गई, तो ये हमें दुगना ब्याज देना पड़ रहा है 1 साल अंत में दोस्तों। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमें दुगना ब्याज नहीं है ये, तो ये मिश्र धन है, यानी अमाउंट देना पड़ रहा है दोस्तों। तो मूलधन और ब्याज मिलकर जो मिश्र धन आता है, ब्याज मिलकर मिश्र धन आता है, वो दोगुना हो जाता है। तो पहले तो दोस्तों EMI सीखने से पहले हम क्या करते हैं, पहले सरल ब्याज क्या रहता है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या रहता है, इसके बारे में भी थोड़ा जानते हैं। जब हम किसी से उधार लेते हैं दोस्तों, तो उधार जितनी रकम लेते हैं उसे हम कहते हैं मूलधन, यानी प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन। और अभी उधार जिससे लिया है उसकी रकम जितने समय बाद हमें लौटाना है, पूरी रकम लौटाना है, उसे हम क्या कहते हैं, यानी कुल वर्ष कितनी है दोस्तों, अवधि कितनी है। और दोस्तों जब हम पैसा दूसरों का इस्तेमाल करते हैं, तो एक तय होता है कि हर विशेष अवधि के अंत में हर एक 100 रुपये को, यानी मूलधन के हर एक 100 रुपये को हमें एक फिक्स्ड रकम देना पड़ता है, और उसे हम कहते हैं ब्याज दर। तो अक्सर हम हर साल के अंत में, अक्सर इसकी गणना करने के लिए हर साल के अंत में 100 रुपये के ऊपर कितना रुपये देना पड़ता है, इसे हम क्या कहते हैं, ब्याज दर। और दर ये
प्रतिशत प्रतिवर्ष, प्रतिशत यानी हर 100 रुपये के पीछे, प्रतिवर्ष यानी वर्ष के अंत में कितना रुपये देना पड़ रहा है। तो आर प्रतिशत प्रतिवर्ष यानी हमें हर 100 रुपये के पीछे एक साल अंत में आर रुपये देने पड़ेगी। यानी 200 रुपये, यानी 100 रुपये लिए होते मूलधन, तो उसका ब्याज एक साल अंत में हमें कितना देना पड़ता, आर रुपये। आर की जगह अगर 4% प्रतिवर्ष है तो हमें देना पड़ता 4 रुपये, और इधर अगर 200 मूलधन हुआ तो हमको कितना देना पड़ता। अब हर 100 रुपये के पीछे हमें 4 रुपये ब्याज देना पड़ रहा है, तो 200 के पीछे कितना देना पड़ता, 100 के पीछे 4 और दूसरे 100 के पीछे 4, यानी 4 और 4 मिलाकर 8 देना पड़ता। तो दोस्तों इस प्रकार से ब्याज जो है वह मूलधन के समानुपाती है। तो इसका मतलब दोस्तों ब्याज जो है वह मूलधन के समानुपाती है। अब दोस्तों ब्याज 2 प्रकार के होते हैं, एक सरल ब्याज रहता है और एक चक्रवृद्धि ब्याज रहता है। तो सरल ब्याज में क्या करते हैं हम, खाली जो मूलधन लेते हैं उसके अनुसार हमें हर साल उसके ऊपर ब्याज देना पड़ता है, और इसमें ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगाते, खाली मूलधन के अनुसार हर साल ब्याज देना पड़ता है। और वो ब्याज भी पहले वर्ष में जितना देना पड़ेगा तो दूसरे वर्ष में भी उतना ही देना पड़ेगा, और तीसरे वर्ष में भी उतना ही देना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर P मूलधन लेते हैं, P रुपये हम क्या करते हैं, एक बैंक से लोन लेते हैं और उसका ब्याज दर है R प्रतिशत प्रतिवर्ष है, प्रतिशत प्रतिवर्ष है, और वह n साल बाद हमें क्या करना है, ये पूरी रकम चुकती करनी है, पूरी रकम और उसके ऊपर का ब्याज, तो उसके ऊपर का और सरल ब्याज के हिसाब से हमें चुकता करना है। तो कितना रुपए देना पड़ेगा दोस्तों। तो बैंक का तो चक्रवृद्धि है, मगर हम मान लेते हैं कि वह बैंक ने हमें सरल ब्याज के हिसाब से ब्याज लगाया। तो दोस्तों R प्रतिशत प्रतिवर्ष दर है, यानी हमें प्रतिशत यानी 100, प्रतिवर्ष यानी एक साल बाद, हर एक साल के अंत में हमें 100 रुपये के पीछे कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, R रुपये। इसका मतलब है R प्रतिशत प्रतिवर्ष, इसका मतलब होता है हर 100 रुपये के पीछे हमें R रुपये देना पड़ता है। तो दोस्तों P रुपये अगर बैंक से लोन लेते तो हमें कितना देना पड़ेगा, P गुना R/100, एक साल बाद में देना पड़ेगा। तो वैसे दूसरे साल के अंत में भी इतना ही देना पड़ेगा दोस्तों, और तीसरे साल के अंत में भी तीसरे साल का भी ब्याज कितना आएगा, इतना आएगा। यानी पहले साल का ब्याज हो गया P गुना R/100, दूसरे साल का ब्याज हो गया P गुना R/100। सरल ब्याज है, जब ब्याज कह रहा हूँ तो सरल ब्याज है। तीसरे साल का भी हो गया P गुना R/100। उसी हिसाब से अब n सालों का अगर हम करते हैं तो हमें P गुना R/100 ये n बार हमें जोड़ना पड़ेगा कुल ब्याज निकालने के लिए। तो ये कितना होगा दोस्तों, ये कुल होगा, तो n बार हम
n बार क्या कर रहे हैं, यही आप उसमें मिला रहे, तो उसका गुना होगा। तो n गुना p गुना r बटे 100, यानी हमें सरल ब्याज का सूत्र क्या मिल गया, p यानी मूलधन, r यानी दर, और n क्या है, अवधि है। और दोस्तों मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन यानी ब्याज और मूलधन, इनके योगफल से हमें जो मिलता है उसे बोलते हैं हम मिश्र धन, यानी अंग्रेजी में इसे हम अमाउंट कहते हैं, ये ब्याज को इंटरेस्ट कहते हैं और मूलधन को प्रिंसिपल कहते हैं, p प्लस आई। तो ये तो p रुपए का लोन लिया था, उसके ऊपर सरल ब्याज से n सालों बाद कितना हमारा ब्याज हो गया, p गुना n गुना r बटे 100, यानी p कॉमन निकालो दोस्तों, 1 प्लस n r बटे 100 दोस्तों। तो इस प्रकार से हमें सरल ब्याज का सूत्र मिल गया दोस्तों। सरल ब्याज का p गुना 1 प्लस n r बटे 100, ये सरल ब्याज नहीं है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ये है मिश्र धन। मिश्र धन यानी अमाउंट है दोस्तों। और सरल ब्याज क्या है, सरल ब्याज SI से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो वह है p गुना n गुना r बटे 100, यानी मूलधन गुना अवधि, सालों में है ये अवधि, अगर मंथ में रही तो इसमें r भी मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इधर आ जाएगा, r की जगह आ जाएगा हमें मंथ का करना हो रहा है तो r बटे 12 करना पड़ेगा। r यानी साल का ब्याज दर, और उसे 12 करने के बाद में हमें 1 महीने का मिलेगा। और सालों को उस अवधि, उस केस में हमें n बराबर 2 साल है, तो उसको हमें महीनों के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 साल यानी कितने महीने होते हैं, 24 महीने होते हैं दोस्तों, 24। उदाहरण के तौर पर दोस्तों, अगर हमने यदि मूलधन 2000 रुपये का लिया है, उसके ऊपर ब्याज दर है 8% है दर r, मूलधन 2000 का लिया यानी p है, और हमें 2 साल बाद पूरी राशि और उसके ऊपर आने वाला ब्याज रिटर्न करना है, तो वह अमाउंट कितनी होगी, वह अमाउंट यानी मिश्र धन। तो अभी हमने सूत्र देखा कि p गुना 1 प्लस n r बटे 100। अभी ये तो ये नहीं इक्वल टू 2 वर्ष है, वर्ष के हिसाब से दिया है, और r बराबर कितना दिया है, 8% दिया है। जब प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष में ब्याज का दर रहता है, मगर इधर प्रति वर्ष हम लिखते नहीं, तो जब जब लिखा नहीं तब तक समझ जाना कि ये वर्ष के अनुसार सारी है। तो p तो है 2000 दोस्तों, गुना 1 प्लस 2 गुना 8 बटे 100, यानी 0.16 होगा दोस्तों। 8 गुना 2 16 होगा, बटे 100 यानी 0.16 होगा। तो 1.16 2000 गुना 1.16, तो ये करेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा, तो ये 2000 है ना दोस्तों, यानी 2320 रुपये हमें 2 साल बाद 2000 लिए थे,
अब 2 साल बाद हमें उसके 2000 के ऊपर का सरल ब्याज मिलाकर 2320 रुपये देना पड़ेगा। तो अभी सरल ब्याज कितना होगा? SI, ये तो आ गया अमाउंट दोस्तों। तो सरल ब्याज कितना होगा? सरल ब्याज होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 2000, यानी दोस्तों कितना आ गया? 320 रुपये आ गया दोस्तों। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है दोस्तों? चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज लगता है। तो कैसे दोस्तों? अभी 2000 रुपये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, तो 1 साल बाद में हमें उसका 4% दोस्तों दर है, ब्याज दर है 4% प्रतिवर्षीय। तो 1 साल बाद में हमें कितना रुपये देना पड़ेगा? 2000 गुणिले 1 रुपये को 4%, यानी 0.04 रुपये देना पड़ रहा है। तो 2000 रुपये को कितना देना पड़ेगा? तो देना जो रकम ब्याज के तौर पे देना होता है वह प्रिंसिपल के समानुपाती होती है। यानी देखो दोस्तों, 1 को 0.04 दे रहे, तो 2000 को कितना समानुपाती होती है। यानी इसका मतलब क्या है दोस्तों? अगर x देना होता तो इसका रेशियो बराबर आएगा। तो ये जब हम रेशियो बराबर करते 1/100 बराबर 0.04 बटे x करेंगे, तो ये क्या होगा? ये तिरछा गुणाकार हमें मिलेगा 1 गुना x बराबर 200 गुना 0.04, यानी हमें क्या मिलेगा? x बराबर 200 गुना 0.04। सॉरी दोस्तों, इधर 2000 है, 2000 गुना 0.04, यानी कितनी हो गई दोस्तों? 80 रुपये होगा। अभी 1 साल बाद हमें ब्याज 2000 रुपये का ब्याज आ रहा है 80। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या किया जाता है? दूसरे वर्ष के लिए 2000 प्लस 80 ये बन जाता है हमारा दूसरे साल के लिए मूल धन बन जाएगा, और इस ब्याज पे भी ब्याज लगेगा। दूसरे साल में क्या होगा? 2000 पे तो ब्याज लगेगा ही, मगर 80 रुपये को भी ब्याज लगेगा। यानी हमें करना पड़ेगा दूसरे साल में कितना रुपये को ब्याज के तौर पे देना पड़ेगा? 2080 गुणिले, तो ब्याज का दर कितना था दोस्तों? 4% था, 4% था। तो 0.04, 4% यानी 4/100। तो इतना ब्याज देना पड़ेगा दोस्तों, यानी ब्याज के ऊपर भी ब्याज लग रहा है। यानी अगर हम P रुपये लेते हैं दोस्तों, और R% क्या है? हमारा ब्याज दर है। तो 1 साल के अंत में हमें कितना देना पड़ रहा है? सरल ब्याज कितना देना पड़ेगा? 100 के पीछे R रुपये देना पड़ रहा है। तो पीछे के पीछे कितना देना पड़ेगा? P गुना R/100। और पहले तो ब्याज कुछ भी नहीं रहता दोस्तों। चाहे चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें या चाहे सरल ब्याज की गणना करें, तो पहले साल अंत में हमें ये निकालते वक्त दोस्तों हमारे पास सिर्फ किसके ऊपर ब्याज देना है? जो भी राशि, जो भी अमाउंट लिया था हमने, यानी मूलधन लिया था, उसके ऊपर ब्याज देना है। तो पहले साल के लिए तो हमें क्या मिलता है दोस्तों? ये चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज समान ही रहता है दोस्तों। तो अब दूसरे साल के लिए अभी चक्रवृद्धि ब्याज में क्या हो जाएगा? तो पहले साल के अंत में हमारे पास कितने रुपए
बैंक का कितना रुपया हो गया, पी प्लस उसके ऊपर का ब्याज, पी गुना आर बटे 100, यानी पी गुना 1 प्लस आर बटे 100। दोस्तों देखो दोस्तों, अगर पहले पी रुपये का हमने क्या लिया था, मूलधन बैंक से लोन लिया था, तो अगर हम वो चुकता करना चाहिए 1 साल अंत बाद में, तो हमें कुल कितने रुपए देने पड़ेगा, ये मिश्र धन जितने देने पड़ेंगे, यानी पी गुना 1 प्लस आर बटे 100। दोस्तों इतने रुपए देने पड़ेगी, यानी कि दोस्तों अगर हम ये रुपए लेते हैं तो हमें बी बराबर 1 साल अंत में चुकता करने के लिए, पूरे ए रुपए चुकते करने के लिए ए गुना 1 प्लस आर बटे 100 रुपये देने पड़ेंगे। दोस्तों 1 प्लस आर बटे 100 ये रुपये ले तो हमें 1 साल अंत में चुकता करने के लिए कितना देना पड़ रहा है, ये गुना 1 प्लस आर बटे 100। अब दोस्तों हम अगर, यानी क्या हो रहा है इसको दोस्तों, इससे गुना करना पड़ रहा है, ये मिश्रधन से मिश्रधन सॉरी दोस्तों, ये मूलधन गुना ये फैक्टर करेंगे तो हमें 1 साल अंत में ये रुपए का मूलधन चुकता करने के लिए कुल कितना रुपए देना पड़ रहा है, ये निकलते हैं। अगर हम अब ये बी है तो ए को बी के जरिए कैसे लिख सकते हैं, बी बटे 1 प्लस आर बट बी बटे 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100। यानी दोस्तों 1 साल अंत में अगर हम बी रुपये दे रहे तो हमारे कितने ब्याज, हमारे मूलधन में से कितने रुपए चुकते होंगे दोस्तों, बी ये रुपए चुकते होंगे, और ये बराबर कितना है, बी बटे 1 प्लस आर बटे 100, तो इतने रुपए चुकते होंगे। दोस्तों अगर 2000 रुपये मान लो, 4000 रुपये आपने बैंक से लिए और ब्याज का दर है दोस्तों 3% है प्रतिवर्षीय, और आपने 1 साल अंत में क्या किए, 500 रुपये दिए, तो ये मूलधन में से कितने रुपए चुकते होंगे दोस्तों, मूलधन, और उसमें मूलधन में से कितने रुपए चुकते होंगे 500 रुपये देने के बाद में। अब 1 रुपये मूलधन में से चुकते करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, 1 गुना 1 प्लस 3 बटे 100, यानी दोस्तों 1 रुपया और उसके ऊपर लगने वाला ब्याज, इतने रुपए देना पड़ रहा है। तो आप कितने रुपए चुकते होंगे जब हम ये इक्वल टू, अब मान लो ये रुपए चुकते होंगे, तो ये रुपया यदि चुकते करना है तो हमें कितना करना पड़ेगा, ये गुना 1 प्लस 3 बटे 100, यानी ये कितना मिल जाएगा, 5 बटे 1 प्लस 3 बटे 100, यानी 1 साल बाद 500 रुपये देते हैं, तो हमारे मूलधन में से कितने चुकते होंगे दोस्तों, 500 प्लस आर बटे 100, इतने चुकते होंगे। अब दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज में हमने देखा कि पहले साल का सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या रहता है, बराबर रहता है। तो ये तो हुआ पहले साल का ब्याज, और उसमें से ये मिल जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, पहले साल की
मिश्रधन मिल जाएगा 1+r/100। अभी दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज में क्या हो जाएगा, दूसरे साल के लिए ये क्या हो जाए, बन जाएगा हमारा मूलधन बन जाएगा दोस्तों। यानी उसके तौर पे हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे साल के अंत में उसके तौर पे ब्याज लगेगा। तो ये तो P रुपये से ज़्यादा है, तो इसमें तो दोस्तों प्रिंसिपल अमाउंट पे भी ब्याज लग रहा है, और जो हमने ब्याज कैलकुलेट किया तो उस पर भी ब्याज लग रहा है। यानी P×r/100 ये ब्याज है, और P ये मूलधन है, तो दोनों पर ब्याज लग रहा है। तो 2 साल बाद में कैसे होगा दोस्तों, पहले P रुपये था, 1 साल बाद में ये P रुपये, एक साल बाद में इसका ब्याज कितना हो गया दोस्तों, PR/100। तो 2 साल के अंत में हमें कितना ब्याज देना पड़ेगा, तो इसके ऊपर का ब्याज ये P×r/100 तो देना पड़ेगा। इसके अलावा इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा। अब किसके हिसाब से, 8% प्रतिवर्ष की रेट से ही लगेगा। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, P×r/100 गुना r/100। अभी 2 साल अंत में हमें, अगर हम पहले साल में हम रिटर्न वगैरह कुछ नहीं करती, सब हमें ब्याज 2 साल अंत में चुकता करना है, तो कुल कितने रुपए देने पड़ेगा दोस्तों 2 साल अंत में। तो पहले साल का ब्याज और दूसरे साल का ब्याज और ये मिलाकर कितनी होगी, P प्लस ये कितने हैं दोस्तों, P×r/100, P×r/100 यानी 2P/r/100। और ये दोस्तों क्या है, P×r/100 का स्क्वायर है दोस्तों। यानी P प्लस पहले साल का ब्याज P×r/100 प्लस दूसरे साल का ब्याज P×r/100 का वर्ग, और P यदि ये निकालते तो इसमें आ जाएगा दोस्तों 1+r/100 प्लस r/100 का स्क्वायर। अब ये 2 है दोस्तों, इधर 2 आ गया था, तो ये तो है 1+r/100 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी P×1+r/100 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से हमें 2 साल में P रुपये का लोन 2 साल के अंत में चुकता करना है, तो हमें कुल कितने रुपए देने पड़ेंगे दोस्तों, इतने रुपए बैंक को देना पड़ेगा। और उसी हिसाब से 3 साल के अंत में अगर चुकता करना है तो इसके ऊपर ये हो जाएगी मूलधन दोस्तों तीसरे साल के लिए, तो उसका ब्याज लगेगा अभी दोस्तों P रुपये लिए थी, तो चक्रवृद्धि से हमें 1 साल के अंत में चुकता करने के लिए कितना देना पड़ेगा, P×1+r/100। यानी उसके साल के पहले जो भी रकम है उससे किससे गुना कर रहे 1+r/100। अभी पूरी रकम दूसरे साल के अंत में ही चुकती करनी है, पहले साल में कुछ भी नहीं देती, तो हमें कितना देना पड़ेगा दूसरे साल के अंत में 1+r/100 इसका होल स्क्वायर। यानी इसको 1+r/100 से गुना करना पड़ रहा है। तो उसी हिसाब से तीसरे साल के अंत में अगर सब पूरा चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह हमें चुकता करना है और P रुपये भी चुकते करने, तो कितना देना पड़ेगा, P×1+r/100 स्क्वायर, इसको 1+r/100 से गुना करके जो भी राशि आएगी, यानी 1+r/100 का घन 3 साल के बाद में
2 साल के बाद में इधर पावर 2 हो रहा है, 1 साल के बाद में इधर पावर तो इधर ही आ रहा है। तो हमारा सूत्र क्या है दोस्तों, इन जनरल n साल के बाद में हमें कितना रुपये देना पड़ेगा, ए एन इक्वल टू पी गुना 1+r/100 इसका n। तो दोस्तों हमारे पास अब कुल 4 सूत्र मिल गए दोस्तों। एक तो चक्रवृद्धि ब्याज, इसको कितना चक्रवृद्धि पी रुपये आर प्रतिशत दर प्रतिवर्ष आर प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से हम ले रहे। तो हमें अमाउंट कितना n साल बाद देना पड़ेगा, P गुना 1+r/100 अभी दोस्तों ये मिश्र धन है। तो मिश्र धन क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके ऊपर का इंटरेस्ट यानी ब्याज। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट है और पहले जो राशि ली गई थी, हमने जो अमाउंट ली थी यानी प्रिंसिपल, इसे कहते हैं हम मूलधन। तो दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो इसमें से मूलधन अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे दोस्तों हमें, तो हमें मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी ये माइनस पी। तो ये राशि तो ये है, तो P इंटू 1+r/100 माइनस पी। तो P कॉमन निकालते हैं, 1+r/100 -1। इस प्रकार का हमारा सूत्र आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम P रुपये लेते हैं और P रुपये n साल के अंत में पूरा चुकता करना है हमें, तो P रुपये तो देने ही पड़ेंगे। और P रुपये के ऊपर जो n साल में चक्रवृद्धि ब्याज हो रहा है, कुल ब्याज हो रहा है, वो भी देना पड़ेगा। तो हमें कितना रुपये देना पड़ेगा, P गुना 1+r/100। तो n साल के अंत में अगर देना चाहिए तो इतना देना पड़ेगा दोस्तों। तो हम इसको B से लिखते हैं। तो दोस्तों यदि हम B रुपये इधर देते हैं n साल के अंत में, तो कितनी रुपये की चुकता होगा, P रुपये चुकता होगा। तो P को हम B के टर्म में क्या लिख सकते हैं, P को, तो ये इधर बटे में जाएगा, तो 1+r/100 का n। उदाहरण के तौर पर दोस्तों हम 2 साल के अंत में क्या करते हैं, ये रुपये अंत में ये नहीं x रुपये देती है। तो दोस्तों तो हमारे मूलधन में से कितने रुपए का चुकता होगा, कितने रुपए और उसके ऊपर का ब्याज चुकता होगा। तो मान लेते वो m रुपये और उसके ऊपर का ब्याज चुकता होगा, यानी हमें 2 साल बाद कितना देना पड़ेगा दोस्तों, m रुपये का अगर चुकता होना पड़ेगा तो m गुना 1+r/100 इसका स्क्वायर। तो फिलहाल तो इधर x बराबर m गुना 1+r/100 का स्क्वायर, यानी m रुपये चुकता करने के लिए हमें ये देना पड़ रहा है। मगर हमने माना है कि अगर हम m रुपये देते हैं तो m रुपये का मूलधन x रुपये देते हैं 2 साल के अंत में, तो m रुपये का मूलधन चुकता होता है। तो ये चुकता करने के लिए हमारे पास सूत्र के अनुसार तो ये मिल गया, यानी x इक्वल टू m गुना 1+r/100 का वर्ग है, यानी m कितना हो जाएगा, x बटे
1+r/100 इसका वर्ग। अब दोस्तों हम EMI की तरफ EMI का सूत्र देखते हैं दोस्तों। तो EMI का सूत्र, हमें EMI का हफ्ता कितना देना पड़ेगा, तो हफ्ता दोस्तों ये देना पड़ेगा हमें। अगर हम P रुपये बैंक से लोन लेते हैं, उसका R% प्रति वर्ष ब्याज दर है, और बैंकों ने हमें N सालों में हर साल E रुपये का हफ्ता देकर किस्तों में P रुपये और उसके ऊपर जो भी N सालों तक ब्याज लगता है वह चुकता करने के लिए कहा है। तो हमको हर साल कितना रुपये देना पड़ेगा, तो ये निकालनी है। तो उसका सूत्र है P गुना R (1+r/100 का nth पावर बाय 1+r/100 का nth पावर -1। ये सूत्र है दोस्तों। अब इसमें n और r अगर बहुत ही बड़े हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो रेशियो आए दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, एक लगभग एक होगा, यानी E = P गुना R हो जाएगा। और उस केस में समान मासिक किस्त यानी EMI का पहला हफ्ता, और EMI के तो सारे हफ्ते हम ₹1 के समान, सारे हफ्ते क्या होते हैं, समान रकम के होती है। यानी पहला हफ्ता अगर 2,000 रुपये दिया तो दूसरा हफ्ते में भी हमें 2,000 रुपये देना पड़ता है, तीसरे हफ्ते में भी वही होता है। ये अक्सर क्या होता है, सारे हफ्ते सेम रकम के होती है दोस्तों। तो E बराबर क्या हो गया, P गुना R आ गया दोस्तों। जब R और N बड़ी ज़्यादा है तो ये 1 बन जाता है, और E टेन टू अप्रोचेस टू P गुना R, एंड P गुना R इज नथिंग बट 1 गुना P गुणिले R। यानी दोस्तों क्या है ये, और दोस्तों इस फार्मूले में थोड़ा सा करेक्शन कर लो, /100 भी करना पड़ता है दोस्तों, /100। तो एक साल का हमारा सिंपल ब्याज कितना हो गया, P गुना R/100 दोस्तों हो गया। तो N और R बहुत ही बड़ी है, तो हमारा जो EMI रहेगा वो EMI क्या होगा, EMI का हफ्ता सिंपल इंटरेस्ट जितना ही होगा, मगर हमें ज़्यादा रकम देनी पड़ेगी, क्योंकि क्या करना है, हमें N सालों तक EMI का हफ्ता भरना है, और N बहुत ही बड़ी है। तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, मान लो N टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। अब दोस्तों फार्मूला कैसे आया EMI का, P गुना R/100 और गुना 1+r/100 का nth पावर माइनस 1+r/100, यही राशि दोस्तों, और उसमें से एक सब्ट्रैक्ट। ये EMI का सूत्र कैसे आया, उसके पीछे लॉजिक क्या है, ये अब हम समझते हैं दोस्तों। तो बैंक से लिया था P रुपये, R% प्रतिवर्ष की दर से, और N सालों में हमें क्या करना है, E रुपये का हफ्ता देकर, हर साल E रुपये का हफ्ता देकर चुकता करना है। तो दोस्तों पहले साल हम E रुपये देते, दूसरे साल भी E रुपये देते, तीसरे साल भी E रुपये देते, ऐसे N सालों तक E रुपये देते दोस्तों। तो
हमारा है पूरा पी रुपये, और उसके ऊपर n सालों तक जो भी ब्याज वगैरह लगता है वह भी क्या हो जाता है, चुकता हो जाता है। तो दोस्तों अब हम कैलकुलेट करते हैं। जब हम मान लो दोस्तों पहले साल में हम जब ई रुपये लेते हैं, देते हैं, हफ्ता देते हैं ई रुपये का, तो मूलधन में से कुछ ना कुछ राशि क्या होगी, चुकती होगी दोस्तों। तो एक्स रुपये की राशि चुकती होती है, ऐसे मान ली तो एक्स रुपये की राशि चुकती करने के लिए एक साल अंत में हमें कितने रुपए देना पड़ेगा, एक्स गुना यानी एक्स और उसके ऊपर का ब्याज, यानी हमें मिलेगा मिश्र धन एक्स गुना आर बटे 100, यानी एक्स बराबर कितना होगा जाएगा दोस्तों, ई बटे 1 प्लस आर बटे 100। यानी हमें मिल गया एक्स बराबर ई बटे 1 प्लस आर बटे 100। यानी जब पहले साल में हम देते हैं ई रुपये, तो हमारा मूलधन में से इतने रुपए का इतना अमाउंट चुकता होता है दोस्तों। वैसे दूसरे साल में अगर हम ई रुपये देते हैं, तो दूसरे साल में ई रुपये देते हैं तो 1 बटे आर प्लस 100, 1 प्लस आर बटे 100 का वर्ग, इतनी राशि चुकती होती है दोस्तों। तो क्योंकि n सालों में हम चुकती कर रहे हैं, तो पहले साल देंगे तो 1 प्लस आर बटे 100। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, आर बटे 100 को ये करते, हंड्रेड। अब दूसरे साल में ई रुपये दिए तो मूलधन में से आर बटे 100 का वर्ग। अब तीसरे साल में देंगे तो ई बटे 1 प्लस आर बटे 100 का घन। ऐसे करते करते n साल में ई रुपये देते हैं, तो ई 1 प्लस आर बटे 100 का n वां पावर दोस्तों। अब इस सब में से ई कॉमन निकालेंगे और 1 प्लस आर बटे 100 से इससे गुना करेंगे हर एक को। तो ये तो 1 प्लस आर बटे 100 से गुना करने के बाद में एक कट जाएगा दोस्तों, तो ये बन जाएगा 1 प्लस आर बटे 100 रेस टू n प्लस, अब इसको भी 1 प्लस आर बटे 100 से गुना करो और भाग भी लो, तो हमें कितना मिल जाएगा, तो इसे सिंप्लीफाई करना है दोस्तों। तो हमें ये सिंप्लीफाई होगी, कैसा मिलेगा, ये गुना, तो 1 प्लस आर बटे 100 का n वां पावर क्या करते हैं, हम कॉमन निकालते हैं ये, तो ये डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर बटे 100 का n वां पावर कॉमन निकालते हैं दोस्तों। और ये सब मिलकर कितने रुपए चुकता हो रहा है, पी रुपये चुकता हो रहा है। तो हमें ब्रैकेट में मिलता है ये एक है। अब इसमें
1+r/100 का पहला घात आ जाएगा, बाद में 1+r/100 का दूसरा घात आ जाएगा, और सो ऑन करते करते 1+r/100 का दोस्तों n-1 घात आ जाएगा दोस्तों। तो उसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं दोस्तों, तो उसके अंदर का आ जाएगा दोस्तों 1+, इसके ब्रैकेट के अंदर क्या है दोस्तों, 1+r/100 का पहला घात प्लस 1+r/100 का दूसरा घात, सो ऑन करते करते ये कितने तक जा रहा है, 1+r/100 का n-1 का पावर बन रहा है। तो दोस्तों 1+r/100 को हम क्या मानते हैं, x सब्सटीट्यूट करते हैं, तो हमारा बन जाएगा p = e/x। तो ये बन जाएगा 1+x + x², सो ऑन बन जाएगा दोस्तों x⁻n-1, यानी हम इधर लिखते हैं p = e/x 1+x + x², सो ऑन x⁻n-1। इसका सम कितना आ जाएगा दोस्तों, x⁻n-1 बाय x-1, इतना आ जाएगा दोस्तों। p = तो x क्या है दोस्तों, 1+r/100। तो 1+r/100 में से -1 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, r/100 मिल जाएगा दोस्तों। तो ये जाकर इधर क्या हो जाएगा, r/100 हो जाएगा, और इसमें से ऐसा आ जाएगा दोस्तों। यानी हमें मिल गया r/100 गुना p बराबर e गुना, ये तो x⁻n है, तो ये क्या है, x⁻n-1 है। तो दोस्तों e कितना हो गया, p गुना r/100 इंटू x⁻n बाय x⁻n-1। तो x की जगह ये 1+r/100 रख देते हैं हम, EMI का फार्मूला मिल जाता है p गुना तो दोस्तों अगर हम इसे p से गुनते हैं और इधर भी p से गुनते हैं तो क्या हो जाएगा ये दोस्तों, ये तो है n साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, सॉरी दोस्तों अमाउंट है, यानी मिश्र धन है, और ये क्या है
कंपाउंड इंटरेस्ट है यानी चक्रवृद्धि ब्याज है। तो इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ये। और P गुना R/100 गुना 1 यानी यह क्या है, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, अभी 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट हम क्या करते हैं, यस से डिनोट करते हैं दोस्तों, S1। अब ये क्या है, अमाउंट, n साल के आखिर में चक्रवृद्धि ब्याज से जो भी अमाउंट होता है यानी मिश्रधन होता है वह है। तो मिश्रधन हम अमाउंट कहते हैं और वो n साल का है, इसलिए हम ये n से दर्शाएंगे इसे। और ये क्या है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज है n साल का, तो उसे हम वो दर्शाएंगे CIN। सिंपली कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ n साल लिखने की वजह से CN लिखती है दोस्तों। तो यानी ये इधर जाके कितना बनेगा दोस्तों, S1। तो E1/S1, तो दोस्तों हर एक हफ्ता तो बराबर रहता है। तो E1, E2, E3, दूसरा, तीसरा, चौथा EMI का हफ्ते भी सेम होगा और वो पहले हफ्ते के यानी E के बराबर हो जाएगा। तो हम इसको सिमेट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं, E1/S1 इक्वल टू AN/CN। यानी हमें EMI का सिंपल सूत्र भी मिल गया है, E1/S1 इक्वल टू AN/CN। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फार्मूला है, सिमेट्रिक फॉर्म में है और आसान भी है दोस्तों। तो E1 यानी हर एक हफ्ता हमें ₹E का ही देना है। तो ये बन जाएगा दोस्तों EMI का फार्मूला। E1/S1 यानी पहला EMI का हफ्ता पहले साल के अंत में इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। और ऐसे EMI के हफ्ते n सालों तक दे रहे तो n सालों के अंत में AN/CN यानी n साल के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज से जो भी ये होगा दोस्तों, क्या होगा, मिश्रधन वह और चक्रवृद्धि ब्याज होगा, उसका हमें अनुपात लेना है और वह अनुपात E1/S1 के साथ इक्वेट कर देना है। तो इस प्रकार से हमें EMI का सिंपल और शॉर्ट फार्मूला मिलता है, सिमेट्रिक भी फॉर्म में है। तो दोस्तों ये पहली बार तो किसी तो किताब में नहीं है, ये मैंने खुद से डिराइव किया है और EMI किसी कैलकुलेट नहीं करना पड़ता दोस्तों। अक्सर बैंक का लोन लेते तो बैंक को कितनी रुपए का EMI का हफ्ता भरना पड़ेगा, या आजकल ढेर सारी वेबसाइट से जो ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते, ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त कोई EMI से भी पेमेंट कर सकता है, तो उसके लिए भी यही फार्मूला एप्लीकेबल होता है। मगर तो इस प्रकार से दोस्तों इस सूत्र का इस्तेमाल करके आप EMI का हफ्ता वगैरह यानी समान किस्त वगैरह निकाल सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।